हाय गाइस, तो आज की वीडियो लेक्चर में जो अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट है उसमें जितना स्टडी किया है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो आज के लेक्चर में केवल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं वो है द स्विच इन फिगर हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ ओपन एट टी इक्वल्स टू जीरो, फाइंड आई ऑफ जीरो प्लस वी ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से इनिशियल और जो फाइनल वैल्यू है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से ही सोल्व करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे कुछ की पॉइंट हैं उनकी हेल्प से हम इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनको अप्रोच किया जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, इसमें आई ऑफ जीरो प्लस एंड वी ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो आई ऑफ जीरो प्लस है, पहले तो ये देखो कि जो करंट है किसके थ्रू फ्लो हो रही है। तो ये जो करंट है ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टर है उसमें आई ऑफ जीरो माइनस की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, आई ऑफ जीरो प्लस की। तो इसका जो की पॉइंट है ये तो हमें पता लग गया कि जो यहाँ पे आई ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू आएगी वही किसके बराबर होगी, आई ऑफ जीरो प्लस की। सिमिलरली यहाँ पे जो वोल्टेज है वो देखो किसके अक्रॉस है, तो वो कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो वी ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वी ऑफ जीरो प्लस के। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी ऑफ जीरो माइनस। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है, वी ऑफ जीरो माइनस किसके बराबर होगा, वी ऑफ जीरो प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.25 हेनरी। तो अब देखिए जो सर्किट है उसको हमें कब एनालाइज करना है, टी लेस देन जीरो के लिए, तभी तो आई ऑफ जीरो माइनस और वी ऑफ जीरो माइनस कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर टी लेस देन जीरो, तो जो सर्किट होगा ये क्या है, टी लेस देन जीरो के लिए जो ये स्विच है ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जब ये स्विच क्लोज है तो जो इंडक्टर है वो कंप्लीट चार्ज होकर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो जो सर्किट होगा ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा 4 ओम, और जो इंडक्टर है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और जो स्विच है वो क्या, क्लोज। और यहाँ पे जो बैटरी लगी है, वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो एक कैपेसिटर है ये क्या होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज होगी वो दी हुई है वोल्टेज वी कैपेसिटर के अक्रॉस, और जो एक करंट है इसकी वैल्यू है आई। तो यहाँ पे जो करंट आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो करंट आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगी, 12/4 + 2, कितनी आएगी ये, 2 एम्पियर। और अगर वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, जो वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, 2 ओम रजिस्टर के। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो क्या होगा, आई इंटू आर। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है आई की और जो वी की, ये कब है, फॉर टी लेस देन जीरो। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फॉर टी लेस देन जीरो, जो आई ऑफ टी है उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर, और जो वी ऑफ टी है इसकी वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे आई ऑफ जीरो माइनस भी किसके बराबर होगा, 2 एम्पियर के, और जो वी ऑफ जीरो माइनस है वो भी किसके बराबर होगा, 4 वोल्ट के। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो आई ऑफ जीरो प्लस का किसके बराबर आ गया, 2 एम्पियर के। ठीक है, और जो वी ऑफ जीरो प्लस है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 वोल्ट के। तो ये जो है, ये जो टाइप है इनिशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने का, जैसे आई ऑफ जीरो प्लस वी ऑफ जीरो प्लस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर जैसे कैसा भी सर्किट मिले तो ये अप्रोच वहाँ पे लग जाएगी। लेकिन जैसे अब इसका सेकंड पार्ट है डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस एंड डी वी बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस, इनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा थिंकिंग वाला काम है, यानी कि ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करूँ, जैसे इसका सेकंड पार्ट क्या है, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर v ऑफ जीरो प्लस, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो किसके अक्रॉस लिख रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस,
तो जो वी एल ऑफ जीरो प्लस है वो किसके बराबर होगा, एल डी आई ऑफ जीरो प्लस बाई डी टी के। तो एक ये वाला मेथड भी सोच सकते हैं कि हम जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस फाइंड आउट कर लें, भाई जीरो प्लस पे हम वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और वहाँ पे ये रिलेशन हम यूज़ कर लें। तो ये भी एक सोचने वाला तरीका है कि अगर किसी क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस फाइंड आउट करने को बोले तो वहाँ पे आप उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो प्लस पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो इसको याद रखो कि हम कभी भी अगर डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करेंगे तो एक बार इस मेथड से भी सोच के देखेंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार इसी मेथड से एक बार सोच के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू हैं वी एल जीरो प्लस और जो एल डी आई बाई डी टी जीरो प्लस, ये तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो जो वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस, वो तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज तो चेंज हो सकता है, करंट चेंज नहीं होती है। इसका मतलब जो सर्किट है उसको हमें टी ग्रेटर देन जीरो पे ही एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो प्लस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सर्किट को हमें अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट को टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एनालाइज करना पड़ेगा। तो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो सर्किट क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो है 12 वोल्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आई थिंक कितने ओम का है ये है 4 ओम, और फिर है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या इंडक्टर और फिर यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और जो सर्किट है ये क्या हो गया यहाँ पे ओपन, क्योंकि फॉर टी ग्रेटर देन जीरो जो स्विच है उसको क्या कर दिया हमने, ओपन। और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो देखो चेंज होगी टाइम के साथ, लेकिन हमें जो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये t इक्वल्स टू जीरो प्लस पर कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो t इक्वल्स टू जीरो प्लस पर जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जो t इक्वल्स टू जीरो माइनस पर था वही। तो ये तो हम कैलकुलेट भी कर चुके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो 4 वोल्ट के बराबर है। लेकिन ध्यान रखो ये टाइम के साथ चेंज होगी, लेकिन हम तो एट ए इंस्टेंट t इक्वल टू जीरो प्लस पर सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 4 ओम का। और यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वी एल ऑफ जीरो प्लस होगी, इस वोल्टेज को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो जो करंट है वो क्या फ्लो होगी, आई ऑफ जीरो प्लस। तो आई ऑफ जीरो प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपको पता है 2 एम्पियर है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर चुके। तो यहाँ पे कितना है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 4 इंटू 2 माइनस वी एल ऑफ जीरो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना होगा, 12 माइनस 8 माइनस वी एल जीरो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो वी एल ऑफ जीरो प्लस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे जो डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी एल ऑफ जीरो प्लस बाई एल। तो कितनी आएगी, 0 एम्पियर पर सेकेंड। ये तो जो डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस एक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट करने का एक तरीका हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो किस तरीके से सोच सकते हो, देखो ये तो एक तरीका है कि जब भी आपको इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसका डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लो और ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो। अगर आप ये नहीं करते हो तो दूसरा तरीका थोड़ा सोचने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, KVL इक्वेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मेथड 2 देखिए इसका, ये हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे सोचने में। ये कितना है, प्लस माइनस 12 वोल्ट और यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे इंडक्टर है 0.25 हेनरी और यहाँ पे 2 ओम और ये ओपन सर्किट है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 फैरड। तो देखिए हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो करंट IT फ्लो हो रही है हम इसमें KVL अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो KVL अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 4 इंटू आई
माइनस एल डी आई बाई डी टी और माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी लिखो, या फिर डायरेक्ट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज v दिया है उसी को लिख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा v इक्वल्स टू 0। तो डी आई बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 प्लस क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, मतलब जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0 प्लस। तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन 12 माइनस 4 इंटू आई ऑफ 0 प्लस माइनस 0.25 डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस वी ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू है, ये कितनी होगी, आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी रखोगे 2, तो ये 8 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी थी 4, तो ये मिलके कितना आएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ से भी जो डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस कितना आ गया 0। तो ये दो तरीके हैं, देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये और वो मेथड सेम ही है। तो उसमें क्या है कि एक अप्रोच है कि सोच सकते हो आप कि आप वी एल की जो वैल्यू है वो टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे कैलकुलेट कर लो, वहाँ से आप डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस कैलकुलेट कर लोगे। तो उसमें थोड़ा इतना जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई इसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे कैपेसिटर है, यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्या है। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है डी वी बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, जो सेकंड पार्ट है इसमें डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करना था और डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, टी इक्वल्स टू 0 प्लस पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये रिलेशन कहाँ से आता है भाई, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डेरिवेटिव चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो करंट से आएगा। तो I बराबर सी डी वी बाई डी टी होता है। तो हम क्या करेंगे, आई ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू क्या होता है सी डी वी 0 प्लस बाई डी टी। इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी वी बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस। किस तरीके से, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, आई ऑफ 0 प्लस बाई सी। तो हमें क्या करना है कि जो कैपेसिटर है उसके थ्रू जो करंट है वो t इक्वल्स टू 0 प्लस पर जो फ्लो हो रही है उसको बस केवल कैलकुलेट करना है, और उसके बाद कैपेसिटर से उसको क्या करना है, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे देखो सोचने में यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि आई ऑफ 0 प्लस कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो बस ये बात आप सोच लो कि जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो करंट है वो तो कभी भी चेंज हो सकती है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें जो करंट फाइंड आउट करनी है वो t इक्वल्स टू 0 प्लस पर फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्किट है हम उसको किस पर एनालाइज करेंगे, t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे जो सर्किट ड्रॉ करेंगे वो t ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, यानी कि t ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस 12 वोल्ट और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस और ये एक इंडक्टर है 0.25 हेनरी, और इस पे जो करंट फ्लो होगी वो आई ऑफ 0 प्लस फ्लो होगी, ठीक है ना। और ये जो करंट है ना ये कैपेसिटर के अक्रॉस है, मतलब कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं IC से डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये IC है और जो वोल्टेज है वो भी कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था नीचे, वो ओपन सर्किट है तो उसको मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 0.1 फैरड, और यहाँ पे प्लस माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा V ऑफ 0 प्लस। क्यों, क्योंकि हम जो भी कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो t इक्वल्स टू 0 प्लस पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो ये जो I ऑफ 0 प्लस है वो ही फ्लो होगी। जो यहाँ पे IC 0 प्लस हमें कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर में कितनी करंट फ्लो होगी t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, वो किसके बराबर होगी, वो जो इंडक्टर में जो I ऑफ 0 प्लस फ्लो हो रही है उसी के बराबर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है IC 0 प्लस उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो I ऑफ 0 प्लस है इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी 0 प्लस बाई डी टी कितना आएगा, I ऑफ 0 प्लस अपॉन C। I ऑफ 0 प्लस कितना है 2 और C की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 20, और डी वी बाई डी टी है इसका मतलब वोल्ट पर सेकेंड। तो आई थिंक जहाँ पे मतलब स्टूडेंट को डाउट आता है वो डी आई बाई डी टी और डी वी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस फाइंड आउट करने में डाउट आता है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई
और चांस नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आप इस तरीके से भी जो क्वेश्चन है उसको एक बार सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अदरवाइज़ अगर इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सोचो, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये एक मतलब जनरल प्रोसीजर मान सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो है कि आई ऑफ इन्फिनिटी हमें फाइंड आउट करना है और वी ऑफ इन्फिनिटी। तो देखो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इनके, तो भाई आई ऑफ जीरो प्लस फाइंड आउट करना, वी ऑफ जीरो प्लस आई ऑफ इन्फिनिटी, वी ऑफ इन्फिनिटी, इनको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये सब आपको पता है कि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हम जो सर्किट है इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आई ऑफ इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे क्या है 4 ओम, और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है जो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं टी टेंस टू इन्फिनिटी पे। और फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था जो यहाँ पे स्विच है वो क्या है, ओपन सर्किट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर जो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी पे कंप्लीट चार्ज होके क्या होगा, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे मुझे बताओ जो इंडक्टर है एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा उस टाइम पे जो इंडक्टर है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो होगी नहीं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे जो आई ऑफ इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर। तो आई ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया, 0 एम्पियर। और यहाँ पे वी ऑफ इन्फिनिटी क्लियरली आपको दिख रहा है कितना है, 12 वोल्ट। तो आई थिंक इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है।